हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर अपन लैंडफॉर्म्स का बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। क्लासेस के अंदर में अपन डिस्कस किया हुआ है, वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में किया हुआ है। अपन ने इन लेक्चर्स में भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है। अपन ने आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। बाह्य शक्तियों के अंदर जो है उनके बारे में अध्ययन किया था। बाह्य शक्तियों के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो नदी या बहता हुआ जल। जो प्रवाहित जल है या बहता हुआ जल है वो मुख्यतः हमें तीन रूपों में स्रोतों में मिलता है। वर्षा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, या फिर बर्फ के पिघलने से हमें नदियों के रूप में नालों से प्राप्त होता है, और तीसरा भूमि के जल संचय के रूप में। किंतु जो नदियों का जो अधिकांश जो जो प्राप्त होता है वो वर्षा से प्राप्त होता है, जो नदियों के अंदर प्रवाहित होता है वो मुख्य है। तो ये बहता हुआ जल है, नदी तीन प्रकार से कार्य करती है। द रनिंग वाटर जो है अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जरूरत हुई कई बार प्रॉपर हो। नदी तीन कार्य करती है। अपने मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों का अपरदन करती है, इरोजन करती है, और उसे अपरदित पदार्थ का परिवहन करती है, और फिर उसका निक्षेपण करती है। अर्थात अपरदन जब करती है तो कुछ आकृतियों का निर्माण करती है, और जब निक्षेपण करेगी तो विभिन्न आकृतियों का निर्माण वो करती है। जो अपने डिस्कस पिछले लेक्चर्स में किया था कि नदी का जो अपरदन जो कार्य है वो, नदी जब धारा बहती है तो छोटे बड़े जो पदार्थ उसके साथ बहते हैं तो उसके तल को, नदी के तल को भी गहरा करते हैं, किनारों को चौड़ा करते हैं और घाटी का निर्माण करते हैं। नदी मुख्यतः दो प्रकार से अपरदन कार्य करती है। ये अपन ने हेडवर्ड लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, वर्टिकल। और इसके कारण ये अपन ने वहां पर ही मैंने डिस्कस किया था, साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर भी अपन ने डिस्कस किया था। और वर्टिकल इरोजन के कारण जो है घाटी जो है गहरी होती है, और लंबवत के कारण और पार्श्व किनारों के लेटरल इरोजन के कारण जो है कि घाटी के किनारों की तरफ विस्तार होता है। और जो ये जो अपरदन है, पार्श्विक जो अपरदन है, ये नदी की जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है और तो अपना मार्ग टेढ़ा मेढ़ा बनाती है, ये वहां देखने को मिलता है। नदियों का जो अपरदन कार्य दो प्रकार से, ये अपन ने अपक्षय के अंदर विस्तार से पढ़ा था कि अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं। उसमें यांत्रिक और रासायनिक, मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग दोनों में डिस्क्राइब किया था। यहाँ वही कॉन्सेप्ट है ये। यांत्रिक क्रिया के अंदर नदी जो है उसका जब चट्टाने या पदार्थ बहता है तो अपनी तली को काटती है और उसे अपरदित करती है, और कुछ पदार्थ जो है जल के अंदर घुल सकता है। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और अधिकांश जो है वो तत्व जो है उसमें घुल जाते हैं, तो उनको घुल कर एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रभावित करती है। जो नदी का जो अपरदन की क्रिया है वो जलीय क्रिया है। इसमें नदी का जल जो है वो अपने भार भार या दबाव में डाल तली के किनारों और चट्टानों को ढीला करता है। इसके अपघर्षण के कारण जो है नदी के अंदर जो पदार्थ है वो नदी के तल को काटता है, खंडित करता है। हाइड्रोजन सन्नी घर्षण, इसमें जो बहता हुआ पदार्थ है वो आपस में टकरा कर खंडित होता है और महीन हो जाता है। और लास्ट का है जो कोरोजन और संरक्षण, इसमें किनारे जो है वो चट्टाने जो है, मैंने कहा अपने डिस्कस किया कि कुछ घुलनशील तत्व होते हैं चट्टानों के, वो पदार्थ जल में घुलकर प्रवाहित होते हैं। वही सारी सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। परंतु जब ये नदी जो है पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो प्रवाहित पदार्थ है उसको बहा कर लाती है, और मैदानी भागों में जब आने के कारण जो है भूमि का ढाल स्लोप ग्रेडियंट कम हो जाता है। और जब स्लोप ग्रेडियंट ढाल कम होता है तो नदी की जो परिवहन क्षमता है वो कम होने लगती है, और अपने साथ जो परिवहन पदार्थ का निक्षेपण करने लगती है, और इस निक्षेपण के कारण विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। नदी की जो तीनों चीजें हैं, जो है अपरदन की क्रिया है, परिवहन की क्रिया है, इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एंड डिपोजिशन है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है। और ये साइकिल और अर्जुन में अपने पढ़ा था कि जब तक कि कोई उठा हुआ भाग जो है पूर्णतः खंडित होकर एक समपर्याय मैदान पैनी प्लेन में कन्वर्ट नहीं होते, तब तक ये सारी क्रियाएं हमेशा धरातल पर चलती रहती है, और ये बाह्य शक्तियां जो है अपना कार्य करती रहती है।
और नदी के का जो अपरदन क्रिया है और या जल की अपरदन क्रिया है उसके लिए कुछ कंडीशंस है। द कंडीशंस फॉर द रिवर्स इरोजनल वर्क जो है सामान्य है कि उसमें नदी घाटी का मुख्य निर्भर करता है। पहला है कि वॉल्यूम कितना है, जल की मात्रा कितनी है उस नदी के अंदर, ये प्रत्यक्ष से जो है पतन को प्रभावित कर रहे हैं। वेग वेग जो स्पीड जो है जल की जो है वो निर्धारित होगी भूमि के ढाल से, ग्रेडियंट से। अगर ढाल तीव्र है तो जल का वेग तीव्र होगा, अपरदन अधिक होगा। ढाल मंद है तो जल की धीरे होगा। और उसके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की प्रकृति किसकी है, उनकी संरचना किस प्रकार की है, ये सारी चीजें उस पर निर्भर करेंगी अपरदन की मात्रा पर। और उसमें जो मटेरियल जो बह रहा है उसकी मात्रा किस प्रकार की है वो है। जब नदी के मार्ग में किनारों और नितल तली पर जो है काट छाट करती है तो शैलों को टुकड़े टूट कर जो उसमें मिल जाते हैं। और ये जो पदार्थ जो बहता है ये नदी का भार, लोड ऑफ द रिवर कहलाता है। और यह भार अनेक रूपों में प्राप्त होता है। नदी घाटी ढालों तथा किनारों में वर्षा तथा हिम पिघलने द्वारा बहा कर लाया जाता है। अपन ने अपक्षय पढ़ा है, अपक्षय द्वारा टूटे हुए पदार्थ को खंडों को टूटने के कारण नदी में पदार्थ मिलता है। मिट्टी, रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर आदि अपक्षय के कारण प्रभावित होते हैं। और नदी के धरातल की कठोर चट्टानें आपस में घर्षण के कारण टूटती रहती हैं। और ये उपयुक्त बाहर या अवसाद को पतन के औजार, जो ये बहता हुआ पदार्थ है नदी के अंदर, ये टूल्स ऑफ इरोजन के तौर पे काम करता है। चट्टानें जो बहती है दूसरी चट्टानों को खंडित करती है। तो नदी के जो पतन कार्य जो है पतन द्वारा घाटी का विकास, डेवलपमेंट किया जाता है। और ये जब नदी घाटी बनती कैसे है, प्रारंभ में नदी जिन मार्गों से छोटी छोटी घाटियों से होकर बहती है तो ये छोटी छोटी नालिकाओं के रूप में जल बहता है। और ये जो छोटी छोटी बहती हुई जो नलिकाएं हैं, जो धाराएं हैं, ये धीरे धीरे जो है नून को चौड़ा करती हैं, नालियों को चौड़ा करती हैं और गुलीज का निर्माण, ये एक आकृति बनती है, बनाना प्रारंभ हो जाता है। और इन्हीं गुलीज के कारण जो है धीरे धीरे इनका आकार जब विस्तृत हो जाता है तो ये एक घाटी के रूप में, नदी घाटी के रूप में विस्तृत हो जाती है। और नदी जो है इससे बहकर बहती है और धीरे धीरे नदी जो है इसे अपना इसका विस्तार और करती जाती है। तो ये जो नदी का जो अपरदन है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अपरदन का कार्य जो है वो नदी जो है धरातल पर जो पदार्थ है, जो रनिंग वाटर which doesn't needs any further explanation have two components. One is the overload flow on the general land and the surface as a sheet, and other is linear flow of the streams. तो ऊपर का जो धरातल का जो ऊपर भाग है उसको अपरदित करते हैं, ये शीट इरोजन कहलाता है। और ये डिपेंड करता है कि धरातल किस प्रकार का है, उसमें समानता किस पर है, रेगुलेटरीज कितनी है और फ्लो किस पर है, ये उस पर निर्भर करेगा, ये शीट इरोजन एक करेगा। और जब ये शीट इरोजन होता है तो धीरे धीरे जो है वो छोटी छोटी नैरो रिल्स, मैंने अभी कहा था नलिकाएं, नदी जो है वो उन धाराओं का निर्माण कर नैरो रिल्स का निर्माण करती है। और फिर धीरे धीरे यही धाराएं जो है, अब ये कहा था, बिलीज के रूप में कन्वर्ट होती है और फिर एक वैली के फॉर्म में नदी जो है विकसित हो जाती है। मैप्स इस फोटोग्राफ से आप देख रहे थे धाराएं अलग अलग धीरे धाराएं हैं, तो ये बिलीज के रूप में कन्वर्ट होती हैं और एक वैली का फॉर्मेशन धीरे धीरे बनता जाता है। ये स्टेजेस हैं जो वैली के फॉर्मेशन की, कि नदी जो है विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। नदी घाटी जो है का विस्तार जब होता है तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि नदी जो है अपनी घाटी की लंबाई में वृद्धि अपरदन द्वारा करती है। और ये प्रारंभिक अवस्था, दोनों अवस्था अपरदन करके लंबाई बढ़ती है। यह कार्य तब तक करती है जब तक कि धरातल को प्राप्त नहीं कर लेती है। और एक तो हेडवर्ड इरोजन, ये अपने डिस्कस किया था साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर, कि किनारों आ, गहराई में इरोजन करती है, उससे घाटी की गहराई बढ़ती है। और मुहाने की तरफ टुवर्ड्स द माउथ वर्ड इरोजन करती है तो घाटी आगे बढ़ती है। और घाटी का चौड़ा, घाटी की वाइडनिंग जो है वो ये अंतिम अवस्था के अंदर जो है जो मेंडस का फॉर्मेशन करती है तो किनारों की तरफ लेटरल इरोजन करती है तो घाटी का विस्तार होता जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि
नदी में जल की मात्रा कितनी है, वाटर वॉल्यूम कितना है उसके अंदर, वो उस पर निर्भर की मात्रा। वहाँ पर जो नदी जिस घाटी से बहती है उसका विकास किस प्रदेश में, क्लाइमेट कंडीशंस बहुत इम्पोर्टेंट करती है। चट्टानें वहाँ की है, धरातल की प्राकृतिक अवस्था है, और पक्षियों की क्रियाशीलता बहुत, ये जलवायु से प्रभावित होता है, पर निर्भर करता है। और ये सभी चीजें जो है घाटी को विस्तृत करती हैं। और जो नदी घाटी जो है, इसको अपन जब अध्ययन करते हैं इसकी तीन अवस्थाओं में करेंगे। एक तो सबसे पहली ऊपरी अवस्था है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, जब युवावस्था या पहाड़ी भागों से नदी निकलती है। और इस अवस्था के अंदर जो है अपर्दन सबसे अधिक मिलेगा। दूसरी जो है मेच्योरिटी की अवस्था है। और लास्ट जो है वो ओल्ड स्टेज है, वो करेंगे। तो मैप डायग्राम में अपन देखते हैं रिवर जो मैप ऊपर से हिमानी से जब निकलती है, तो ये फर्स्ट स्टेजेस है, द मिडिल स्टेज एंड द लोअर स्टेज के अंदर जो है नदी का ढाल बहुत धीमा हो जाएगा। और इन सब आकर के ऑक्सबोर लेक है, इन सब का मेंडर्स का इनके विस्तार से अध्ययन अपन एक करेंगे। तो पहला जो अभी डिस्कस किया मैंने कि तीन स्टेजेस है, इसे आप अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा, या मैंने अभी कहा यूथ, मेच्योरिटी एंड द ओल्ड इस फॉर्म में मिलेगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द surface of the river in a hilly or the mountainous area. The river flow down the stream slopes. As a result, its velocity and the eroded powers are at the maximum. क्योंकि ढाल बहुत तीव्र होता है, तो इसकी अपरदन क्षमता सर्वाधिक होती है। और सर्वाधिक होने के कारण जो है ये नदी जो है सबसे ज्यादा जो है इस वक्त अपरदन वर्टिकल, अपन ने कहा था ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर इरोजन जो है इस अवस्था के अंदर सर्वाधिक करती है। और इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आकर के वी शेप वाली वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। यही वी आकार की घाटी जो है में जो है इसका जो विस्तार कर, जो वाटरफॉल के फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो जलप्रपात, रैपिड्स है, वो जलप्रपात है, गॉर्ज है। विशे वैली जो है गॉर्ज के विस्तृत आकार चला जाएगा। एग्जिस्ट वेयर द लोकल हार्ड रॉक्स बॉडीज आर एक्सपोज टू। नाउ सेकंड जो मध्य अवस्था है, मिडिल अवस्था है और मेच्योरिटी की अवस्था है। Now, in this stage, the vertical erosion slowly starts to replace by the lateral erosion. किनारों की तरफ जो है अब नदी जो है इस अवस्था में है पतन करना प्रारंभ करती है। और प्रारंभ करने के कारण जो है वो नदी घाटी किनारों की तरफ विस्तार करती है। और विशे वैली का धीरे धीरे विस्तार होने लगता है। Now, wider floodplains started to visibilize in this course, and the volume of the water increases with the confluence of the many tributaries। कुछ आसपास की धाराएं भी जो है वो नदी में आकर मिलती है, तो उसका इस अवस्था के अंदर जो है जल काफी मात्रा में रहता है। और अपने साथ जो है जो प्रवाहित पदार्थ है, ऊपर से प्रवाहित पदार्थ है, उसका धीरे धीरे जो है वो इरोडेड मेटल पे वो धीरे धीरे निक्षेपण करना प्रारंभ इस अवस्था में करना प्रारंभ करती है। जो लास्ट स्टेज है, दैट इज ओल्ड स्टेज या वृद्धावस्था जिसे कहते हैं, थर्ड स्टेज, द रिवर स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू ए ब्रॉड लेवल प्लेन्स विद हैवी डेब्रिस। और इस अवस्था के अंदर क्योंकि भूमि का ढाल बहुत मंद हो जाता है, मैदानी भागों में नदी प्रवेश करती है, सागर की तरफ जाती है, तो ढाल कम होने के कारण जो है वर्टिकल इरोजन ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। मतलब ऊर्ध्वाधर जो आपने डिस्कस किया था वो लगभग समाप्त हो जाए अपतन की क्रिया, और किनारों की तरफ जो है अपतन होने लगता है। और नदी का निक्षेपण कार्य यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और इस निक्षेपण कार्य के कारण जो है एक बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन जो है, लावीज का है, ऑक्सबो लेक है, मैंड्रस है, डेल्टा है, विभिन्न आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में देखने को मिलता है। न जो परिवहन करता है, ये नदी जो परिवहन करती है वो विभिन्न रूपों में करती है। और ये मुख्यतः चार रूपों में है कि पदार्थ जो है वो नदी के साथ जो बहता हुआ पदार्थ है वो उसके लुढ़कता हुआ चलता है, रोलिंग along its bed ट्रैक्शन। वो नदी के साथ क्योंकि पानी ढाल काफी तीव्र होता है, तो वो उसके साथ लुढ़कता हुआ चलता है। दूसरा है सल्टेशन, इसमें जो है वो जंप करता है। पदार्थ जो है नदी का वेग बहुत तेज होता है, तो पदार्थ को
उखाड़ देता है, चट्टानों को उखाड़ कर प्रवाहित करता है। और कुछ पदार्थ जो है वो उस पे तैरता हुआ चलता है, जो हल्का पदार्थ है, सैंड है, सल्ट है, मड है, ये नदी के साथ जो है वो ऊपर तैरती हुई सस्पेंशन फॉर्म में चलती है। और कुछ पदार्थ जो है वो अपन ने डिस्कस किया है कि जल में घुलता है और घुलकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। मैप में अपन देख सकते हैं, चारों के चारों का फॉर्मेशन है, सस्पेंस पार्टिकल है और बहता है, रुक के चलता है, फिर वो उखाड़ भी देती है चट्टानें जो है, और कुछ इसके साथ है। ये दोनों क्रियाएं जो है धरातल पे नदी के रिवर बेड पे देखने को मिलेंगे, ये ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जीके में एक क्वेश्चन ये आता है कि नदी जो है वो अपना जो अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, वो विभिन्न रूपों में हो सकता है। वो उसकी शाखाओं के रूप में मिलेगा तो वो रेंट्रिक और वृक्षाकार के रूप में देख सकता है, रेडियल हो सकता है, आर्य हो सकता है, थोड़ी जाली नुमाई फॉर्मेशन में हो सकता है, और सेंट्रीपिटल भी हो सकता है, केंद्रीय, अभिकेंद्रीय, अभिरूप में भी ये आकार देखने को हमें नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है भारत में भी इस संदर्भ में लेंगे तो यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर्य रेडियल प्रतिरूप, जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां वो इस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती हैं। नो, जो एक नदी जो है विशिष्ट क्षेत्र, जो आसपास के एरिया से धीरे धीरे छोटी छोटी धाराएं जो है वो मिलती हैं, तो ये जो एरिया कहलाता है ये उस रिवर का कैचमेंट इलाका कहता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ये जल ग्रहण का कैचमेंट एरिया है, और एक नदी है उसकी सहायक जो नदियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र को ये उसका अपवाह द्रोणी वैली के फॉर्म में आता है। दूसरे से अलग करने वाली जो है वो वाटर शेड कहलाता है। दो ड्रेन एरिया है, उनको अलग डिवाइडिंग लाइन जो है वो जल विभाजक या वाटर शेड कहा जाता है। और जब बड़ी नदी में जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जब भी छोटी नदियां नालों द्वारा प्रभावित होकर जल का संपर्क करती हैं, उसमें जाकर मिलाती है। ये सारी उसकी अवस्थाएं हैं जिससे इनको अलग अलग जल किस नदी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वो ये वाली चीज है। थैंक यू।